जगह लेने वाले 3 नए विधेयक जल्दी संसद में पारित किए जाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे मैम? देखिए, जो नए कानून लाए हैं उसको तो कमेटी में डाला हुआ है, होम अफेयर्स कमेटी देख ही रही है, उस पर डिस्कशन भी होना है। और आई थिंक 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने ये भी कहा है कि वो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन चाहते हैं कि क्या इसमें सही क्लॉजेज आ रहे हैं, कौन से गलत आ रहे हैं, तो उस पर चर्चा चाहते हैं। तो ये हड़बड़ी में तो काम नहीं हो सकता। एक ऐसी चीज़ आ रही है, कानून आ रहे हैं, 3 इम्पॉर्टेंट रिविजन्स हो रहे हैं जो आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों को इम्पैक्ट करेंगे, जुडिशरी को इम्पैक्ट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को इम्पैक्ट करेंगे। तो इसको आनन फानन में पास नहीं करना चाहिए। पूरा मैं कहती हूँ चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में उसकी चर्चा चल रही है, और जिस आधार पर हो रहा है वो पूरा चर्चा होने के बाद उसको पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए। वही मैं मानती हूँ कि सही तरीके से प्रजातंत्र का असूल है और पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। जी, आदेश है पारित किया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, एक पत्नी या एक पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। इसमें डाइवोर्स को लेकर कोई बात नहीं की गई है। उन्होंने ये कहा है कि ये नियम पहले था लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया था, हमने इसे लागू करने का फैसला किया है। तो ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं, लागू कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी क्यों नहीं ला रहे हैं अपने इस राज्य में। उत्तराखंड ने कोशिश की है। जिस तरीके से एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ध्रुवीकरण फैलाने को, वही काम है। बट आई वुड से कि जो हो वो इस मत से ना हो कि पॉलिटिकली टारगेटिंग हो, उस मत से हो कि एक सोशल रिफॉर्म लाना है। इसके बाद उनका एक ट्वीट आया है कि अध्यक्ष एथिक्स कॉम ने 19:20 बजे यानी 7:20 पर मुझे आधिकारिक पत्र ईमेल करने से पहले लाइव टीवी पर मेरे 3110 समन की घोषणा की। सभी शिकायतें, संज्ञान संबंधी हलफनामे भी मीडिया को जारी कर दिए गए। मैं 4 नवंबर को अपने पूर्व निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र के कार्यक्रमों के समाप्त होने से तुरंत बाद पद छोड़ने के लिए उत्सुक हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जिस तरीके का मीडिया ट्रायल हो रहा है कि मीडिया में फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन खुद ही आकर टेलीविज़न चैनल से संवाद करते हैं, उनको बताते हैं क्या प्रक्रिया रहेगी, जबकि पहला विटनेस भी नहीं पहुँचे थे। पहले विटनेस को कहा था, और जो अक्यूज़ कर रहे हैं उनको पहले चांस दिया गया, और जो अक्यूज़ड है, जो महुआ मोइत्रा हैं, उनको बाद में चांस दिया जा रहा है। एक स्टेटमेंट दुबई से आता है, स्टैंप, नोटराइज स्टैंप आता है, और फिर MEA से आप अप्रूवल ले रहे हैं कि यही स्टेटमेंट माना जाए। कोई क्रॉस वेरिफिकेशन के चांसेस ही नहीं है। तो ये जो सारी लूप होल्स है, मैं कोई भी प्रश्न चिन्ह एथिक्स कमेटी पे नहीं लगा रही हूँ। प्रश्न इस बात का होता है कि अगर एथिक्स कमेटी बनी है और गठित की गई है, और ऐसे जो अनएथिकल अगर लग रहा है पार्लियामेंट में, तो उस पर फ्री एंड फेयर मैनर में उस पर चर्चा होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता, जैसे आम आदमी होता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, तो उनकी पुलिस कंप्लेन होती है। पुलिस कंप्लेन के बाद वो कोर्ट में जाती है बात, और फिर कोर्ट क्योंकि स्पेशलाइज्ड प्लेस है वो निर्णय लेता है। यहाँ पर हो रहा है बिकॉज शी इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकपाल से पहले एथिक्स कमेटी बनी है, एथिक्स कमेटी उस पर निर्णय लेगी, फिर लोकपाल चर्चा करता रहेगा। अगर एक करप्शन का केस भी है तो घूसखोरी का भी केस होगा, तो लोकपाल को पहले इस पे चर्चा करनी चाहिए, लोकपाल को डिसीजन लेना चाहिए, फिर ये डिसीजन इस पे आना चाहिए। तो जो भी हो, आई जस्ट होप इट्स इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, और ये मीडिया ट्रायल ना हो। जी, ये भी कहा कि शपथ हलफनामे को एक एपोस्टल दर्शन हीरानंदानी के माध्यम से प्रमाणित करने के लिए विदेश मंत्रालय को लिखेंगी, जो इसे कानूनी दस्तावेज बनाएगी ताकि इसे उनके बयान के रूप में पढ़ा जा सके। ये वो ये कह रही हैं। वो कह रहे हैं, एथिक्स कमेटी कह रही है कि ये MEA से स्टैंप ऑफ वो अप्रूवल लेंगे कि ये उनका स्टेटमेंट माना जाए। पर मैं आपसे पूछूंगी कि घूस लेने वाला और घूस देने वाला अगर अक्यूज होते हैं, कितने भी अप्रूवर टर्न हो जाएं, क्या उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है? किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ले लीजिए आप, तो आप उनका स्टेटमेंट फाइनल मान लें और फिर अक्यूज से कहें कि आप एक्सप्लेन करते रहें। ये किस तरीके से एक इवन प्लेटफॉर्म है? तो मैं बस, आई विल अगेन रिपीट, मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि एक फ्री एंड फेयर मैनर में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज एन इंडियन सिटीजन, ये निर्णय होना चाहिए। जी, मल्ला हैं जिनका समर्थन की कमी का हवाला देते हुए भाजपा छोड़ने के कुछ घंटों बाद पार्टी की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख ने अन्नामलाई से कहा कि एक गलतफहमी थी और पार्टी वास्तव में उनके पक्ष में है। शुक्रवार को गौतम
गौतमी तडीमल्ला ने समर्थन की कमी और पार्टी के कुछ सदस्यों की उस व्यक्ति के साथ मिली भगत का आरोप लगाते हुए भाजपा के साथ अपना 25 साल पुराना कार्यकाल खत्म कर दिया। देखिए, गौतमी जी एक जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने काफ़ी किरदार निभाए हैं, हिंदी सिनेमा में भी निभाए हैं, और 25 साल से अगर आपका रिश्ता है और वो जिम्मेदारी अपनी उस जिम्मेदारी कर रही हैं, संभाल रही हैं, और उसके बाद वो ये चिट्ठी लिखती हैं, तो दिखाता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की दिक्कतों को दरकिनार कर महिलाओं में समानता ना समझकर उनको मौका नहीं देती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती हैं। वो ये पूरा दर्शाता है। आई एम श्योर ये चिट्ठी लिखने से पहले उन्होंने बहुत कोशिश की होगी कि इसका रेजोल्यूशन पार्टी के अंदर उनकी जो वहाँ के तमिलनाडु पीसीसी प्रेसिडेंट हैं उनके अंतर्गत ये हो जाए। नहीं हुआ होगा, तभी वो मजबूर हुई हैं। तो दिखाता है कि आज भी महिलाओं के लिए ये स्ट्रगल संगठन के अंदर, संगठन के बाहर, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, इलेक्शंस में, सब तरीके से महिलाओं के विरोधी हैं। जी, पश्चिम बंगाल ज्योति प्रिय मलिक, उनको भी ईडी ने समन भेजा, उनसे पूछताछ 20 घंटे तक चली, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे? मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है 2024 के चुनाव से पहले। जो भी विपक्ष के नेता हैं, जो भी विपक्ष से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहाँ जहाँ विपक्षी सरकारें हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे ट्रस्टेड एलाइज, यानी एकमात्र उनके जो एलाइज रह गए हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी, उनका इस्तेमाल कर उनका फ़ायदा उठाकर इन लोगों को मजबूर कर रहा है, इन लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। ये अरेस्ट भी वही है जैसे राजस्थान में कल दोतासरा जी के घर पे रेड छापेमारी पड़ी थी, जैसे अशोक गहलोत के बेटे को बुलाया गया था, समन्स भेजे गए थे। तो ये विपक्ष को घेरने का काम जो कर रहे हैं एजेंसीज का इस्तेमाल कर ये निंदनीय है। जी, भूति रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कम ही कहे तो ज़्यादा ठीक लगता है। अब आप देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार हैं, और वो नेचुरली करप्ट पार्टी के इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। 48 घंटे बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी, और सबसे भ्रष्ट को समर्थन देने वाली पार्टी कौन सी? एक तरफ अदानी बचाओ अदानी बढ़ाओ कार्यक्रम हुआ, दूसरी तरफ जो भी एमपीज हों, एमएलएज हों, लीडर्स हों जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है जैसे वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो कौन किसका बचाव कर रहा है? बीजेपी कम ही बोले तो ज़्यादा ठीक है। जी, कोर्ट में एक फिलिस्तीन एकजुटता वाली रैली के मुख्य अतिथि बने, इस पर क्या लेना है फिलिस्तीन और उसको लेकर? देखिए, इजरायल का झगड़ा हमास से है। हमास जो कि एक आतंकी संगठन बताया गया है, हमास जिसने अनप्रोवोक्ड अटैक किया था इजरायल पे, और इजरायल के बहुत सारे लोगों को मारा था, और काफ़ी लोगों को अभी भी किडनैप किया हुआ है। तो उनकी लड़ाई उनके साथ है, पैलेस्टाइन के साथ नहीं है। और पैलेस्टाइन के सल्यूशन को लेकर बहुत स्पष्ट इंडिया का मत रहा है कि 2 स्टेट जो सल्यूशन है वही होगा। खुद प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कहा है। हमारा देश पहला देश बना जिसने पैलेस्टाइन को एड पहुंचाई है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई है। तो अगर वो वहाँ पे खड़े हुए हैं तो अब वो उनकी पार्टी समझे, और उनकी पार्टी की जो जिम्मेदारी होती है वो समझेंगे। पर फॉरेन पॉलिसी में जो उस समय पे एनडीए के कार्यकाल में रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल रहा हो, या यूपीए का कार्यकाल रहा हो, और अब मोदी जी का कार्यकाल रहा हो, हमारा पॉलिसी वही रही है इंडिया और इजरायल और पैलेस्टाइन को लेकर। तमिलनाडु के आर.एन. रवि के खिलाफ अपना हमला तेज करते हुए कि उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से संसदीय चुनावों तक उन्हें नहीं हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक झूठ बेचने वाला जिसने पूरा द्रविड़नम किया हमारी मदद करेगा। चुनावी तौर पर उनका ये हमला राजभवन में किया गया। तो जिस तरीके से वहाँ के राज्यपाल इंटरफेयर कर रहे हैं तमिलनाडु के प्रोसेसेस में, वो वैसे ही है जैसे पंजाब के गवर्नर कर रहे हैं, वैसे ही है जैसे कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर कर रहे थे, ऐसे ही जैसे महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी कर रहे थे, जहाँ दिखा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा इम्पोर्टेंट सदस्य हैं रादर देन गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये तो पूरा गवर्नर का जो रोल हो गया है वो पॉलिटिकल रोल हो गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से गवर्नर भी अटैक करते हैं तमिलनाडु असेंबली में जाकर तमिलनाडु गवर्नमेंट को, वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
हो रही हैं जगह जगह पर एजेंसियों की, उसको लेकर संजय राउत जी कह रहे हैं अब आचार आदर्श संहिता लागू हो चुकी है, आप छापेमारी कैसे कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। महाराष्ट्र में हमने कई जगहों के नाम लिए हैं, वहाँ पर छापेमारी नहीं की जा रही, जबकि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ हो रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल के नेताओं को जहां सरकारें, उनको लग रहा है हार टोटली होनी लाजमी है, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार राजस्थान में पाने वाली है, इसलिए वो अपने ट्रस्टेड एलाइज का इस्तेमाल कर रही है। और जहां जहां महाराष्ट्र में संजय राउत जी हों, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हों या अभिषेक बनर्जी हों, आप हर राज्य जो शासित है, भारतीय जनता पार्टी राज्य नहीं है, वहाँ पर ईडी, सीबीआई और आईटी का फ़ायदा उठाकर उनका विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। हमने भी बहुत सारे करप्शन के ऐसे केसेस जो महाराष्ट्र में निकले हैं, हमने ईडी से कहा आप इधर इन्वेस्टिगेट करिए, पर वो सब ठंडे बक्से में डाल दिए गए हैं। तो दिखाता है कि सारी एजेंसीज भी आज इतने प्रेशर में हैं कि वो सरकारी पिट्ठू बनकर रह गई हैं, ना कि जो एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी का उनकी जिम्मेदारी थी वो बनी हुई नहीं रह गई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।